नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसबी तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, हमने सजे आयो रे ऋतु बसंत सजे आयो इस बसंत गीत के माध्यम से निसर्ग का वर्णन पिछली तासिका में किया था। उसके बाद जो चंदा मामा की जय, वह जो पाठ हमारे अभ्यासक्रम में आया हुआ है, उस पाठ के बारे में इस वर्ष उसको थोड़ा सा बाजू में रखा गया है। आपको उसका स्वयं अध्ययन करना है। इसलिए मैं अपना हिंदी विषय के दूसरी इकाई में जो 7वां पाठ है, दूसरी इकाई में उस पाठ की ओर रुख करने वाला हूं। तो उस पाठ के बारे में जानकारी देने से पहले हमें यह हमारे 7वीं हिंदी विषय का दूसरी इकाई का 7वां पाठ है, यह ध्यान में रखना है। उसके बाद एक कविता है और व्याकरण वगैरह कुछ भाग है। इस साल की पढ़ाई हमारी खत्म होते आ रही है हिंदी की करीब करीब। तो सबसे पहले मुझे यहाँ इस पाठ के लेखक के बारे में आपको जानकारी देना उचित समझता हूं। जो हमारा रहस्य पाठ है, उस पाठ के जो लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इनके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। तो इनके बारे में जानकारी लेते हुए, उनका जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश, इनका जन्म जो है 1940 में हुआ है, यानी हमारे भारत स्वतंत्रता के पूर्व 7 साल इनका जन्म हुआ है। मध्य प्रदेश के नागौद में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 14 नवंबर 2013, यानी अभी 7-8 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। तो यह जो लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इनके जन्म मृत्यु के बाद इनकी रचनाएं देखिए। संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं, संपूर्ण बाल विज्ञान, यानी इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लेखन बाल विज्ञान के बारे में किया है। यह बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है और इसी का ज्यादा लेखन करते हुए उन्होंने अपना साहित्य रचा है। इनका परिचय देखिए। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। अपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी उन्होंने किया है। अनेक पुस्तकों का संपादन डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने किया हुआ है। संपादन करना यानी आप लोगों को मालूम है, जो संपादक होते हैं वह संपादन करके उस प्रकाशन के लिए देने के लिए जो मेहनत लेते हैं, वह काम उन्होंने किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। यह जो पाठ हमें दिया गया है रहस्य नाम का, इस पाठ का उद्देश्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेखक ने जो किया है, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए कहा है। आप लोगों को मालूम है अंधविश्वास कैसे होते हैं। इस अंधविश्वासों से दूर रहकर हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी तरह से अपनाना चाहिए, इसकी जानकारी इस पाठ में लेखक ने हमें दी है। अब अंधविश्वास कौन कौन से होते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। आप समाज में देखते हैं बहुत सारे अंधविश्वास है। उसमें से मैं आपको कुछ अंधविश्वास बता दूं। क्या बोलते हैं कि वहां जाने के बाद उस देवी के सामने मुर्गे काटने चाहिए, बकरी काटनी चाहिए। वहां जाने के बाद हमें समझो एक किसी भगवान का प्रार्थना स्थल है, बाल मुंडवानी चाहिए। उसके बाद अगर वहां मत जाओ, उस बरगद का पेड़ है ना हमारे गांव के बाजू में, वो वहां के तालाब के पास, वहां पे रात को नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बरगद के पेड़ के नीचे भूत रहते हैं। रात के समय स्मशान घाट में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बुरी बुरी आत्माएं रहती है, प्रेत आत्माएं रहती है। यह सभी जो अंधविश्वास, यह कुछ भी बातें सच नहीं होती है, यह पूरे के पूरे अंधविश्वास है और इन अंधविश्वासों से हमें दूर होना चाहिए। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से विचार करना चाहिए, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह सब अपनाने के बाद ही हम खुली आंखों से सच देख सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे,
भूत है, प्रेत है, आत्मा है, बकरा काटना है, मुर्गा काटना है, इन सब बातों की और अगर हम ध्यान दे देंगे तो हमें विज्ञान सीखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम उन बातों को सच मानते हैं तो विज्ञान हमें विज्ञान में वैसा कुछ दिया ही नहीं है। विज्ञान इसके विरुद्ध है। विज्ञान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। विज्ञान हमें ऐसी बातों पर विश्वास रखने के लिए सहमति नहीं देता है, हमें इजाजत नहीं देता है कुछ भी झूठी अफवाहें उसके ऊपर हमें ध्यान देना इस बातों की। इसीलिए लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया है। तो देखिए, स्वाध्याय के लिए कुछ मुद्दे यहां पर आए हैं, उसके ऊपर हम पहले चर्चा करेंगे। हिंदी मराठी के समानार्थी शब्द, समानार्थी मुहावरे और कहावतें सुनो और उनका द्विभाषी लघु कोश बनाओ। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए, हिंदी और मराठी, हमारी मातृभाषा मराठी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो जैसे यहां पर लेखक ने दिया है अधजल गगरी, गगरी छलकत जाए, इसीलिए मराठी में जो मुहावरा आया है वह है उथळ पाण्याला खळखळाट फार। उथळ पाण्याला खळखळाट फार, यानी हिंदी में जो मुहावरा है उसको मराठी में हम किस तरह से बता सकते हैं, ये एक नमूना यहां पर दिया गया है। अधजल घगरी छलकत जाए, यानी जो हम घड़ा भरकर लेके जाते हैं उसमें अगर पानी कम होता है तो वो छलकता है और पानी उसमें से बाहर आता है, हमें बहुत तकलीफ होती है ले जाने के लिए। उसी तरह से जहां पर पानी ज्यादा गहरा नहीं होता वहां पर पानी बहुत आवाज करते हुए बहता रहता है। उथळ पाण्याला खळखळाट फार, खळखळ खळखळ ऐसा पानी बहते रहता है। उसी तरह से कुछ मुहावरे अगर आप लोगों को आते हैं तो आप लोग उसको ढूंढिए, अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए, हम हिंदी में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, मैं आप लोगों को यहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी एक मुहावरा कहावत हमारी हिंदी में है। इसको क्या कहते हैं मराठी में? बळी तो कानपिड़ी। और ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी, ऐसी और एक इसको समानार्थी आने वाली कहावत है। और कुछ है क्या? चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, उसमें हमारे मराठी में क्या मुहावरा आता है? दिव्याखाली अंधार। इस तरह से जो मुहावरे हिंदी में और मराठी में आते हैं उसकी एक लिस्ट उस आपको बनानी है और आपके वर्गपाठ की कॉपी में उसको आपको लिखना है। तो यह स्वाध्याय हो गया। और कुछ बहुत सारे मुहावरे होते हैं जो हमें मराठी में और हिंदी में समान अर्थ बताते हैं, ऐसे आप लोगों को ढूंढने हैं। मैंने 2-3 बता दिए हैं आप लोगों को अभी। तो हम पाठ की ओर रुख करेंगे आगे। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। अंधेरी रात थी। अब देखिए डर कैसे पैदा होता है इंसान के रूप में। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। अब गांव में अंधेरी रात में चारों ओर सन्नाटा ही रहता है। हाथ फैलाए न सूझता, कभी कभी कुत्ते को भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। अब रात के समय आप लोगों को मालूम है जो कुत्ते रहते हैं वो भौंकते रहते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे कीड़े कीटक रहते हैं वो अपना आवाज निकालते रहते हैं। तो कभी कभी कुत्तियों को भौंकने की आवाज भी वहां पर अंदर अंदर आ रही थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामाजी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। अब यहां पर एक पात्र दिया गया है। उस पात्र में जो आर्यन नाम का लड़का है वह उनका
घर। इस तरह से था और उनके घर से कुछ दूरी पर एक बहुत ही पुरानी ऐसी हवेली थी। कुछ दूरी पर हवेली थी। तो आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था और उस हवेली में उस रात के समय आधी रात को उजाला दिख रहा था। वहां पर कुछ लाइटें जलने का दृश्य दिखाई दे रहा था। आर्यन खेतों की सरपट पार करता हुआ उस और अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था और आर्यन नाम का जो लड़का था वह अपने मामा जी के खेतों में घूमते घूमते उस हवेली की तरफ बढ़ रहा था और उसने कल रात को भी देखा था कि उस हवेली में आधी रात के बाद उजाला देखा गया था। मामा जी ने पहले आर्यन से कह दिया था उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। और मामा जी ने उसको आते ही पहले ही कह दिया था, देखो आर्यन, तुम घर में रहो, खेतों में जाओ आओ घूमो, कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो हवेली है उस हवेली की तरफ तुम नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वह हवेली जो है वह भूतों का डेरा है। जैसे हमारे यहाँ पानी भरने के लिए माट रखते हैं, मटका रखते हैं, हम उसको पानी का माट कहते हैं उसको, वैसे ही वह भूतों का रहने का एक ठिकाना है, डेरा है। भूत जमा होते हैं वहां पर बहुत सारे। ऐसे मामा जी ने उसको पहले ही बता दिया था। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। आर्यन अपने मन ही मन के अंदर मुस्कुराने लगा, अंदर ही अंदर मुस्कुराया और वह सोचने लगा, क्या मामा जी भी बहुत पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हैं और मुझे बता रहे हैं कि आर्यन उस हवेली की तरफ मत जाओ, उस हवेली में भूतों का डेरा है। लेकिन भूत वूत कुछ नहीं होते, यह सब एक कपोल कल्पना है। यह बात आर्यन बहुत अच्छी तरह से जानता था। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से समझाया था। हम पाठशाला में जाते किस लिए है? अच्छी बातें सीखने के लिए, सच बातें सीखने के लिए, बहुत सारा नया ज्ञान पाने के लिए। उसी तरह से आर्यन के जो शिक्षक थे, उस आर्यन के शिक्षक ने, जो विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक थे, उस विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक ने उनके कक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया था, पूरी तरह से। और उसने कहा, उसे मालूम था कि ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब कपोल कल्पना है। इसलिए आर्यन के दिमाग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत अच्छी तरह से समाया हुआ था। इसलिए उसको यह बात बिल्कुल भी सच नहीं लगी, यह सब झूठ लगा उसको। इसीलिए तो वह मुस्कुरा रहा था। तो आर्यन क्या सोचता है, देखिए, रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। अब आर्यन क्या करता था, रात में वगैरह अपने मामा जी के घर के छत पर जाता था। सामने हवेली दिखती थी। हवेली दिखने के बाद आर्यन सोचता था, दिन में कुछ नहीं रहता यहाँ पर, आधी रात तक कुछ नहीं रहता, और आधी रात के बाद यहाँ पर उजाला कैसे हो जाता है? इसमें जरूर कुछ रहस्य छुपा हुआ है, जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए आर्यन ने अपने मन में ठान ली कि कुछ भी हो जाए, लेकिन यह जो हवेली का जो रहस्य है इसके बारे में पता लगाना ही लगाना है। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो भूत वगैरह तो होते नहीं है। फिर इस हवेली में कौन सा उजाला आता है, किस तरह का उजाला आता है, कौन रहता है वहां पर, इन सब बातों की जानकारी तो लेनी है। इससे ऐसा विचार आर्यन ने अपने मन में ठान लिया था और वह सब कुछ जानता था, पढ़ा लिखा था। इसलिए उसने उस रहस्य का पता लगाने की अपने मन में ठान ली थी। अब यह रहस्य का पता कैसे लगाता है, उसके लिए क्या क्या करता है, किसकी मदद लेता है, इन सब बातों की जानकारी हमें इस रहस्य पाठ में लेनी है। आने वाले अगली तासिका में हम अगला भाग
अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।